हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला। आज हम लोग आगे की टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेंस। टेंस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। एक्शन और जो कोई काम होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, वही क्या है, टेंस है, राइट। उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिस्कस किया था। फिर से मैं आपको बता दूं कि टेंस 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। प्रेजेंट जो अभी की बात हो रही है, पास्ट जो बीत गया, आने वाला वो क्या है, फ्यूचर है। तो प्रेजेंट में भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट में भी 4 हैं और फ्यूचर में भी 4 हैं। तो प्रेजेंट का पहला पार्ट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। प्रेजेंट टेंस अभी की बात है, जो पास्ट बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। अगर आगे देखें तो थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें 4 पार्ट्स हैं, पास्ट में भी 4 हैं और फ्यूचर में भी 4 हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, उसमें से एक पहला तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं इसे, प्रेजेंट पहले लिख लें और सिंपल बाद में, प्रेजेंट सिंपल टेंस। लोग इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरीके से आगे प्रेजेंट का होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसा ही पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट कहें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंट को ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है आज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद क्या है, डायरेक्टली वर्ब यूज करना है, मतलब वर्ब को रखना है। उसके बाद क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। ये कब यूज करेंगे, जब हिंदी के लास्ट में पहचान जब हो, कोई भी कुछ करता है, कोई भी कुछ करता है, करती है या करता हूं। अब जैसे सेंटेंस है कि मैं जानता हूं, तो लास्ट में ता हूं आ रहा है। वह यहाँ आती है, तो लास्ट में ती है। हम लोग साथ रहते हैं, तो लास्ट में ते हैं। तो इस तरह से कोई भी कुछ करता है, मतलब ता है, लास्ट में आए, अंत में आए, तो उसके लिए हम लोग का स्ट्रक्चर ये यूज करना है। स्ट्रक्चर मतलब ये प्रेजेंट टेंस यूज करना, प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना। यहाँ पे एक चीज समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आगे हम लोग जो है वर्ब की फॉर्म्स क्या रखेंगे, एस और ईएस वर्ब में लगा देना। ऐसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है, फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म हम क्या समझते हैं, गोस, गो को गोज में रखते हैं। तो ये यहाँ पे वही चीज है, अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखना है, मतलब वर्ब में एस या एस रखना है। जैसे कि थर्ड पर्सन समझते हुए आप लोग, जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट हूं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं तो आप क्या है, सेकंड है, और जिसके बारे में बात किया जाए वो क्या है, थर्ड है। लेकिन जिसके बारे में बात करें वो एक होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो फिर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। सिंगुलर प्लूरल समझते ही हैं, एक आदमी बोल रहा है, ये एक आदमी है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। तो किसी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, एक ही की बात कर रहा हूं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब है तो बस ध्यान रखना है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब वर्ब में एस और ईएस रखना है। जैसे कि अगर आप सेंटेंस यहाँ पे देख लें कि वह जाता है, तो उसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे हम, ही गोज। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर में ये समझना है कि सब्जेक्ट पहले रखना है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। अगर आप आज बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं ना सेंटेंस बनाना, तब भी आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना पहले कि हाँ भाई लास्ट में करता है, कुछ होता है, तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज एम आर नहीं है, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है। अब जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा वह जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही गोस। अगर सेंटेंस मैंने कहा कि वह यहाँ आता है, पहले हिंदी लिखना ज्यादा इजी होगा, वह यहाँ आता है। तो अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वह। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट डूअर को कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डूअर को, कर्ता, काम का करने वाला, जो सेंटेंस में काम कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। और जो एक्शन, जो काम है वो क्या है, वर्ब है। और जिसके लिए काम किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है।
सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है, सब्जेक्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। जब तक सब्जेक्ट नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम आगे सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस छोटे भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस बड़े भी हो सकते हैं, तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो फिर बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे है कि वह यहाँ आता है, तो सब्जेक्ट कौन है? वह, उसी की बात हो रही है, तो ही। अब ही लिखते ही मुझे पता चल गया भाई कि किसी की बात हो रही है, तो ही क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ही के साथ हम वर्ब जो यूज करेंगे उसमें एस या एस रखेंगे। तो वह यहाँ आता है, तो ही। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब क्या है? आना, आता है। तो वर्ब कम की जगह पर क्या हो जाएगा? कम्स। बाकी बचा यहाँ ऑब्जेक्ट, तो ही कम्स हियर। जैसे आपने कहा कि वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वह जानता है। मुझे के लिए आप पहले सब्जेक्ट आई नहीं रखेंगे, सब्जेक्ट पहले क्या रखेंगे? वह के लिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह, ही। और उसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब कौन है यहाँ पे? जानना। तो जानना की इंग्लिश क्या होगी? नो। अब नो में एस लगा देंगे, नोज, ही नोज। और क्या है? मुझे ऑब्जेक्ट बच गया, तो ही नोज मी। ऐसे ही सेंटेंस जैसे मैंने आपने कहा वह इंग्लिश बोलती है, तो शी है, तो शी स्पीक्स इंग्लिश। मेरा भाई इंग्लिश बोलता है, मेरा भाई भी क्या है? थर्ड पर्सन है, तो माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। बहुत इजी है, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। मेरा भाई इंग्लिश बोलता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरा भाई, माई ब्रदर। अब क्या कहते हैं? इंग्लिश बोलता है, तो बोलने की इंग्लिश होगी स्पीक, तो स्पीक्स हो जाएगा। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स क्यों हो रहा है? क्योंकि माई ब्रदर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। वह यहाँ आती है, तो शी कम्स हियर। वह मुझे जानता है, तो ही नोज मी। वह मुझे पढ़ाते हैं, तो क्या बोलेंगे? ही। अब टीच से क्या बनेगा? टीचर्स, ही टीचर्स मी। अब हमें देखना है थोड़ा सा कि एस और ई एस कहाँ रखना है। तो बहुत इजी है, देखना है कि जहाँ ई एस ज्यादातर, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे जो ओ से खत्म हो रहे हो, जैसे गो है तो इसमें ई एस रख दिया तो क्या होगा? गोस। अगर आप देखें डू है तो इसमें ई एस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डज। तो जो वर्ड ओ से खत्म हो रहा हो ना, लास्ट एंड हो रहा, तो उसमें हम लोग ई एस रखेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये देख लेंगे, इसमें जो वर्ड एस से खत्म हो रहा है, जैसे वॉश है तो उसमें ई एस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉशेस, धोना। कैश है तो इसको फिफ्थ फॉर्म में यूज करना, तो क्या हो जाएगा? कैशेस। इसी तरीके से थोड़ा एक चीज और देख लें आप, जैसे CATCH कैच है, तो CH से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे CH से अगर लास्ट खत्म हो रहा है तो यहाँ पे भी ES लगाएंगे। कैच से क्या बनेगा? कैचेस। मैच, मिलाना, तो मैच भी MATCH, CH से खत्म हो रहा है, लास्ट हो रहा है, तो ES लगाएंगे, मैचेस। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे हमें ES रखना है, वरना ज्यादातर वर्ड में क्या रखते हैं हम लोग? एस रखते हैं। जैसे स्पीक है तो एस रख दिया, स्पीक्स हो गया। कम है तो ऑलरेडी इसमें ई है लास्ट में, तो एस रख दिया तो कम्स हो गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। उसके अलावा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, राइट। जैसे कि मैं आई फर्स्ट पर्सन हूं, वी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन है बट प्लूरल है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे आपने कहा बॉयज, गर्ल्स, जो एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो इन सब के साथ हम लोगों को क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा लड़के खेलते हैं, तो बॉयज बहुत सारे हैं, तो बॉयज प्ले, बॉयज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि मैं आपको जानता हूं, तो आप यहाँ देखिए मैं आपको जानता हूं, सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो इसके लिए क्या होगा? आई। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब कौन है? जानना, तो आई नो। और आपको क्या बचा? ऑब्जेक्ट आई नो यू। अगर सेंटेंस है कि तुम मुझे परेशान करते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे आप? तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम है, तुम की बात हो रही है, यू। और यू के बाद वर्ब यूज करना, तो वर्ब कौन है? परेशान करना। परेशान करने के लिए आप डिस्टर्ब भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यू डिस्टर्ब। और किसको? मुझे, यू डिस्टर्ब मी, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से सेंटेंस जो बाकी के बचे हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस थोड़ा परेशानी होती है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन जब होता है तब हमें ध्यान रखना है कि वर्ब में एस या ईएस ऐड करना है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। और कुछ हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ, तो आई लिव हियर। वह मुझे जानता है, ही नोज मी। वह अच्छा काम करता है, ही डज गुड वर्क। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो तो यू प्ले क्रिकेट। मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब यूज करना। इस तरह से जो भी आप करते हो, कोई कुछ नेगेटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू
या डज के बाद नॉट रखना है आपको, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अगर होता है, सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब आगे हम लोगों को डज नॉट ऐड करना है, डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। लेकिन आगे जब डज नॉट हो गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अब जैसे सेंटेंस है कि वह यहाँ नहीं आता है, तो ही के साथ क्या यूज करना है हमें, डज नॉट, ही डज नॉट कम हियर। वह मुझे नहीं जानता है, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही के साथ भी क्या रखना है हमें, डज नॉट, ही डज नॉट लिव हियर, वह यहाँ नहीं रहता है। तो जहां पे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर हिंदी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ही डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आता है। वह यहाँ नहीं रहता है, तो ही डज नॉट लिव हियर। मैंने कहा आप मेहनत नहीं करते हो, तो यहाँ पे भी यू के साथ क्या यूज करेंगे, सॉरी यू के साथ डोंट यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही डज नॉट लगाते हैं। थर्ड पर्सन मतलब कोई भी तीसरा, ही शी वगैरह है तो डज नॉट, बाकी के साथ डू नॉट, डू के साथ नॉट लगा देना। जैसे आपने कहा कि आप मुझे आप मेरी हेल्प नहीं करते हो, तो यू डू नॉट हेल्प मी। मैंने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करता हूं, तो आई डू नॉट डिस्टर्ब यू। इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमें ध्यान देना था कि सब्जेक्ट का होना जरूरी है, सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद वर्ब वैसे ही नेगेटिव में है, पहले सब्जेक्ट का ध्यान देंगे, सब्जेक्ट कौन है, कौन करने वाला है या नहीं करने वाला है काम, उसके बाद डू या डज के बाद नॉट रख देना। अगर थर्ड पर्सन है तो डज नॉट, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वगैरह है तो डू नॉट। यहाँ पे भी आप देखें, नेगेटिव अगर देखेंगे हिंदी लिखेंगे तो वही चीज होती है कि सब्जेक्ट के बाद पहले मैंने डू डज, स्ट्रक्चर इसलिए रखते हैं बस कि आपको एक दिमाग में रहता है कि भाई सब्जेक्ट के बाद मुझे ये रखना है, उसके बाद ये लाना है, उसके बाद ये लाना है, थोड़ा इजी हो जाता है। फिर एक बार जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं, खूब प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, तो फिर आपको इतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, सेंटेंस ऑटोमेटिकली जुबान पे आते हैं, दिमाग में आते हैं और आप कंटिन्यूअसली बोलते रहते हो। तो थोड़ा शुरू में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सेंटेंसेस लिखें और उसे ट्रांसलेट करें। और जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो मैं एक चीज आपको और एक टिप्स देता हूँ कि जब भी आप सेंटेंस हिंदी के लिखते हैं, उसे इंग्लिश में बनाते हैं, तो उन सेंटेंसेस को आप एक बार जरूर खुद से पढ़ा करें, लाउडली, एक दो बार पढ़ा करें, तो वो सेंटेंस आपके दिमाग में एक सेट हो जाएंगे। जब वैसे सेंटेंस हिंदी में आगे इंग्लिश बोलने में जरूरत पड़ेगी तो आप इजिली बोल सकते हैं।